कहानी की शुरुआत होती है जापान से, जहां स्पेशल फोर्स की ए टीम एक बिल्डिंग में घुसती है। उनका मिशन होता है एक किराए के कातिल को पकड़ना, जिसका नाम तोशिरो है और जिसे घोस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर तुम्हारा किसी से कोई हिसाब बाकी हो, किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया हो या तुम्हें धोखा दिया हो और तुम्हें अपना हक चाहिए हो, तो तुम्हें ना पुलिस की जरूरत पड़ती है ना कोर्ट की। बस तुम घोस्ट तक पहुंचो और तुम्हारा काम बिना किसी झंझट के हो जाता है। स्पेशल फोर्स बिल्डिंग के अंदर उसे ढूंढ रही होती है, जबकि उनका लीडर नीचे बैठकर कैमरों से सब पर नजर रख रहा होता है और उनकी हर मूवमेंट देख रहा होता है। लेकिन तोशिरो पहले से ही उनके लिए तैयार बैठा होता है। वो एक एक करके सबको खत्म करना शुरू कर देता है और अपनी तलवार से उन्हें काट डालता है। उसके साथ उसका एक साथी भी होता है जिसका नाम काइन है। वो भी उसी का पार्टनर होता है और वो भी स्पेशल फोर्स के लोगों को खत्म करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। लीडर लगातार उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तब वो अपनी बंदूक निकालता है और बिल्डिंग के अंदर जाता है। वहाँ उसे सिर्फ उनकी लाशें दिखाई देती हैं। तभी तोशिरो उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे भी खत्म कर देता है। 3 साल बाद हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सात्सी होता है। उसके हाथ में एक मरी हुई मछली होती है जिसे एक गाड़ी ने कुचल दिया था और वो उसे दफनाने जा रही होती है। रास्ते में कुछ लोग उसके पास से गुजरते हैं और उसके कपड़ों पर लगा खून देखकर डर जाते हैं। सात्सी समुद्र किनारे पहुंचती है, रेत में गड्ढा खोती है और उस मछली को दफना देती है। वहाँ मौजूद लोग उसके कपड़ों पर लगे खून को देखकर घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उसने किसी को मार दिया है। फिर वो एक सुपरमार्केट पहुंचती है, अपनी जैकेट बाहर रखती है और अंदर अपने अंकल को ढूंढने जाती है। उसका अंकल और कोई नहीं बल्कि तोशिरो होता है। अपने माता पिता की मौत के बाद वही उसे पाल रहा होता है। सात्सी तोशिरो के लिए बहुत खास होती है और अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तोशिरो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इसके बाद वो सुपरमार्केट बंद करते हैं और खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। सात्सी अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करती है। दोनों खाना खाते हैं और फिर वापस घर लौट आते हैं। तोशिरो उसके पास बैठा रहता है जब तक वो सो नहीं जाती, लेकिन खुद तोशिरो को नींद नहीं आती। वो अपनी पुरानी अपराध वाली जिंदगी का इतना आदी हो चुका होता है कि खुद को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का सहारा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि उसने सात्सी की वजह से अपनी क्रिमिनल लाइफ छोड़ दी थी ताकि वो उसे परेशानियों से दूर रखकर अच्छी जिंदगी दे सके। सात्सी के सो जाने के बाद तोशिरो वापस अपने सुपरमार्केट चला जाता है। तभी सात्सी की नींद खुलती है और वो अपने अंकल की एक किताब पढ़ने लगती है जिसमें एक पुरानी कहानी के बारे में लिखा होता है। अगले दिन वो तोशिरो को सोता हुआ पाती है और उसे उठाती है। दोनों हर सुबह की तरह साथ में खेलते हैं। उसके बाद तोशिरो अपनी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वो दवाइयाँ उस पर असर नहीं कर रही हैं, इसलिए उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवा चाहिए। फिर वो उसे बताता है कि हर रात जब वो सोता है तो उसे एक ही सपना आता है। वो खुद को जंगल में देखता है जहाँ वो लगातार लोगों को मार रहा होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे सिर्फ खून की गंध महसूस होती है और फिर से अपनी पुरानी अपराध वाली जिंदगी याद आने लगती है। डॉक्टर उससे कहती है कि उसकी इस हालत को नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। फिर डॉक्टर उससे कहती है कि उसे अपनी पुरानी यादों को भूलने की कोशिश करनी चाहिए, दवाइयाँ टाइम पर लेनी चाहिए और खुद को हमेशा किसी काम में बिजी रखना चाहिए ताकि उसके पास खाली वक्त न बचे। धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगेगी। इसके बाद सात्सी समुद्र किनारे खेलने जाती है। खेलते खेलते उसे नींद आ जाती है। तोशिरो उसे उठाकर घर ले जाता है। घर पहुंचाकर वो फिर अपने सुपरमार्केट चला जाता है और अपनी पुरानी यादों को भूलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ 2 चोर आ जाते हैं। उनमें से एक चाकू निकाल कर कहता है, कैश बॉक्स में जितने पैसे हैं सब निकाल दे, नहीं तो इसी चाकू से पेट फाड़ दूंगा। तोशिरो दोबारा उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। ऊपर से वो अभी अभी डॉक्टर के पास से आया होता है और खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए वो चुपचाप कैश बॉक्स खोलता है, सारे पैसे निकाल कर उन्हें दे देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सात्सी अस्पताल जाती है अपने उस दोस्त से मिलने जो कहानी की शुरुआत में तोशिरो के साथ था। उसने भी क्राइम की दुनिया छोड़ दी थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे। उस हादसे का उस पर इतना बुरा असर पड़ा कि उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। सात्सी कुछ देर उसके साथ बैठती है, उससे बातें करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। वो काफी खुश होती है क्योंकि वो उसके साथ बड़ी हुई थी और उसे बहुत मानती थी। रास्ते में सात्सी तोशिरो से पूछती है कि उसके दोस्त का चेहरा आखिर जला कैसे था। तब तोशिरो उसे बताता है कि एक मिशन के दौरान आग लग गई थी। वो आग असल में तोशिरो को लगने वाली थी, लेकिन उसके दोस्त ने उसे धक्का देकर बचा लिया और खुद उसकी जगह जल गया। उसी समय उसे महसूस होने लगता है कि तोशिरो की जान खतरे में है और साथ ही सात्सी भी खतरे में हो सकती है। दूसरी तरफ तोशिरो को भी बेचैनी महसूस हो रही होती है। उसे लगता है कि आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है, इसलिए वो सात्सी से कहता है, तुम घर जाओ और दरवाजा बंद करके अंदर रहना, मैं बस एक काम निपटाकर वापस आता हूँ। वो सात्सी को दूसरे रास्ते से भेज देता है और खुद अकेले आगे बढ़ता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो रुक जाता है। तभी पीछे से एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन तोशिरो उसे मौका नहीं देता। वो तुरंत पलटकर उसका हथियार छीन लेता है और उसका सिर उड़ा देता है। फिर वो सीधे उस आदमी की तरफ बढ़ता है जो उस पर नजर रख रहा था। वो आदमी उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन तोशिरो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता रहता है।
है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, वो एक पेन उसकी गर्दन में घोंप देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर वो ऐसे वहां से निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आसपास मौजूद लोगों को पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही उन्हें खून दिखाई देता है, सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसी वक्त सात्सी बारिश में फंसी हुई होती है और बारिश रुकने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो घर जा सके। तभी एक आदमी उसके पास आकर रुकता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे अगवा करने वाला हो। उसी समय तोशिरो वहां पहुंच जाता है। वो गली के मोड़ से आता है और सीधे सात्सी के पास पहुंचकर कहता है, मैंने कहा था ना, अपना छाता साथ लेकर चला करो। सात्सी चुप रहती है और उसे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताती जो उसके पास खड़ा था। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम न्यूट होता है। उसका चेहरा मासूम दिखता है, लेकिन असल में वो बहुत खतरनाक होती है। वो लिफ्ट में दो आदमियों के साथ होती है। दोनों उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसका नंबर मांगते हैं, लेकिन अगले ही पल वो दोनों को बुरी तरह पीट देती है। तभी पता चलता है कि वो भी एक किराए की कातिल है। वो दो लोगों के साथ काम करती है जिनका नाम फॉक्स और नेसर है। उन्हें जो भी मिशन मिलता है वो उसे पूरा कर देते हैं। उसी समय हमें फैंटम दिखाई देता है, जो उस गैंग का लीडर होता है जिसमें कभी तोशिरो काम करता था। वही अब तोशिरो को मरवाना चाहता है। आखिर उसने ऐसा फैसला क्यों लिया, ये हमें आगे पता चलेगा। ये सब होने के बाद फैंटम की असिस्टेंट, जिसका नाम जैस्पर था, कुछ किराए के कातिलों को ढूंढ रही होती है। आखिरकार उसे न्यूट, फॉक्स और नेसर मिल जाते हैं। वो फैंटम से पूछती है, इस मिशन के लिए तुम्हारा क्या ऑर्डर है? फैंटम कहता है, अब हमें पता चल गया है कि तोशिरो कहाँ रहता है। इन लोगों को उसके पीछे भेज दो और हमेशा के लिए उसका काम खत्म कर दो। जैस्पर कहती है, पहली कोशिश फेल हो चुकी है। फैंटम जवाब देता है, सब्र करो, सही मौका आते ही मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन जैस्पर इंतजार नहीं करती और अपने मन से न्यूट और उसकी टीम को तोशिरो को मारने भेज देती है। उसी समय न्यूट और उसकी टीम उस रेस्टोरेंट से निकलते हैं जहां वो बैठे हुए थे। दूसरी तरफ जैस्पर उस वेटर को भी मरवा देती है जिसने उनकी बातें सुन ली। अगले दिन तोशिरो फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है। वहाँ वो डॉक्टर से कहता है, सोचो कोई तुम्हारे सिर पर बंदूक रख दे, तब तुम क्या करोगी? डॉक्टर कहती है, मैं चिल्लाऊंगी ताकि कोई मदद के लिए आ जाए। तोशिरो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर कोई मदद के लिए ना आया तो? डॉक्टर जवाब देती है, फिर जो किस्मत में होगा वही होगा। तोशिरो कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं पहले सामने वाले को डर महसूस करवाऊंगा, फिर उसे मारूंगा, तभी मुझे मजा आता है। डॉक्टर उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसका दिमाग पूरी तरह ठीक नहीं है। तभी तोशिरो उससे कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें मार सकता है? डॉक्टर जवाब देती है, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो मेरे हाथ में बंदूक है और मैंने वो तुम्हारे सिर पर तानी हुई है। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने की एक्टिंग करती है, तोशिरो पल भर में उसके कान के पास पहुंच जाता है और धीरे से कहता है, तुम मर चुकी हो। अब डॉक्टर पूरी तरह समझ जाती है कि तोशिरो कोई आम इंसान नहीं है। रात में तोशिरो और सात्सी एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। दोनों टीवी देख रहे होते हैं, तभी अचानक टीवी बंद हो जाता है और पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। फोन नेटवर्क भी काम करना बंद कर देता है। तुरंत तोशिरो को एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो सामने वाले रेस्टोरेंट के मालिक सानो से कहता है, सात्सी 1 घंटे तक तुम्हारे पास रहेगी। मैं बस सुपरमार्केट तक जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो अकेला पूरे इलाके में घूमने लगता है और उन लोगों को ढूंढता है जो उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तोशिरो एक एक करके सबको खत्म करना शुरू कर देता है। पहले आदमी की हड्डियां तोड़ देता है, दूसरे की गर्दन तोड़ देता है, तीसरे के सिर में वार करता है और चौथे पर चाकू फेंककर उसे वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपने सुपरमार्केट पहुंचता है और वहां से वो सारे हथियार और सामान इकट्ठा करने लगता है जिनकी उसे लड़ाई में जरूरत पड़ सकती थी। तभी एक और ग्रुप उसके पीछे सुपरमार्केट के अंदर घुस आता है, लेकिन तोशिरो उन पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे कोई जंगली जानवर हो। शायद इसी वजह से लोग उसे घोस्ट कहते थे। वो एक एक करके सबको उसी बेरहमी से मार देता है। जब सब खत्म हो जाते हैं तो वो आराम से बैठकर खाना खाने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी वहाँ 2 लोग आते हैं जिनका नाम मैक्स और माशो होता है। वो उससे कहते हैं, हमने तुम्हारे दोस्त काइन को अस्पताल भेज दिया है। अब हम भी तुम्हारे साथ मिलकर उन लोगों से लड़ेंगे जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तोशिरो उनसे कहता है, सबसे पहले इन लाशों को यहाँ से हटाओ और जाते वक्त दुकान बंद करके जाना। दोनों मिलकर सारी लाशें गायब कर देते हैं। इसके बाद वो अस्पताल जाते हैं और काइन से कहते हैं, तुम्हारा दोस्त तोशिरो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। काइन ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो जानता था कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह खुद तोशिरो का पुराना अतीत है। काइन गुस्से में उनसे कहता है, तुम लोग फिर कभी ऐसी बात मत करना। तोशिरो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। जो हालत आज उसकी हुई है उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। उसी समय तोशिरो अपना फोन निकालता है और सानो को कॉल करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि पास के टेलीफोन बूथ में कोई मौजूद है। वो अंदर जाता है और सानो से कहता है, सात्सी को फोन दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। असल में न्यूट वहाँ पहले से पहुंच चुकी होती है। उसका प्लान था कि वो अंदर ही अंदर तोशिरो को खत्म कर दे, लेकिन जैसे ही वो हमला करती है दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई
शुरू हो जाती है। आखिर में तोशिरो उसका चाकू छीनकर उसे काबू में कर लेता है। उसी वक्त वो सात्सी से फोन पर बात कर रहा होता है। सात्सी पूछती है, अंकल वहाँ ये आवाज कैसी आ रही है? तोशिरो आराम से जवाब देता है, कुछ नहीं, बस दो शराबी आपस में लड़ रहे हैं। इसके बाद वो न्यूट को खत्म कर देता है और फिर सात्सी से कहता है, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, बस एक जरूरी काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम सानो के पास ही रहना। फोन रखने के बाद वो अपने दोस्त काइन के पास जाता है और उससे कहता है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मुझे फिर से उसी पुरानी जिंदगी में लौटना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैक्स और माशो आपस में बात कर रहे होते हैं। मैक्स अपने दोस्त से पूछता है, फैंटम का तोशिरो से आखिर क्या रिश्ता है? तब माशो उसे बताता है कि फैंटम ही वो आदमी था जो तोशिरो को अलग अलग मिशन दिया करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान फैंटम ने उसे धोखा दे दिया। तोशिरो किसी तरह वहाँ से बच निकला और अपनी मौत का झूठा नाटक करके गायब हो गया। सबको लगा वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। उधर अपने ठिकाने पर फैंटम को जैस्पर बताती है कि न्यूट मारी जा चुकी है। ये सुनते ही फैंटम कहता है, एबिस को कॉल करो। जैस्पर तुरंत एबिस से संपर्क करती है। एबिस पहले एक सैनिक था और कभी तोशिरो का दोस्त भी हुआ करता था, लेकिन बाद में दोनों दुश्मन बन गए। फैंटम उससे कहता है, तोशिरो को खत्म कर दो। एबिस जवाब देता है, समझो काम हो गया। जैस्पर थोड़ा परेशान होकर पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तोशिरो को मार पाएगा? फैंटम मुस्कुराकर कहता है, एबिस बहुत खतरनाक इंसान है, अगर वो किसी को अपना टारगेट बना ले तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। इसके बाद वो जैस्पर से कहता है, अब जाओ और अपना काम पूरा करो। जैस्पर तुरंत वहाँ से निकलती है और सात्सी को पकड़ने पहुंच जाती है। जैसे ही सात्सी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, जैस्पर उसे बेहोश करके अगवा कर लेती है। सानो जब तक कुछ समझ पाता तब तक वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। सानो तुरंत तोशिरो को फोन करके सारी बात बता देता है। तोशिरो शांत आवाज में कहता है, घबराओ मत, मैं उसे वापस ले आऊंगा। फोन करते ही वो सात्सी की लोकेशन ट्रैक करने लगता है। उसने पहले ही उसके कपड़ों में एक जीपीएस ट्रैकर छिपा कर रखा था। उसी समय सात्सी को होश आता है। वो खुद को एक कमरे में पाती है जहाँ जैस्पर उस पर नजर रख रही होती है। तभी फैंटम वहाँ आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे अंकल का पुराना दोस्त हूँ। सात्सी डरते हुए पूछती है, तुम कौन हो और मेरे अंकल को कैसे जानते हो? तभी आखिरकार फैंटम और तोशिरो के बीच की असली दुश्मनी सामने आती है। फैंटम कहता है, तोशिरो मेरे लिए काम करता था, लेकिन जब तुम छोटी थी तब मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया था क्योंकि मुझे तुम्हारे खून की जरूरत थी। जैसे ही तोशिरो को ये पता चला, उसने मेरे भाई को मार दिया, मुझे धोखा दिया और तुम्हें लेकर भाग गया। फिर उसने अपनी मौत का नाटक किया ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। इसके बाद हमें पता चलता है कि फैंटम एक बेहद दुर्लभ ब्लड डिजीज से पीड़ित है। जब उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चला, तब से वो छोटे बच्चों को किडनैप करने लगा। अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप उससे मैच करता तो वो उसे अपने पास रखता और बड़ा होने पर उसका खून इस्तेमाल करता। सात्सी का ब्लड ग्रुप भी वही था जिसकी उसे जरूरत थी। उधर तोशिरो, मैक्स और माशो अब सीधे फैंटम के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पूरे जंगल में फैंटम के आदमी फैले हुए थे और सभी पूरी तरह सतर्क थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सात्सी को बचाने के लिए तोशिरो जरूर आएगा। रास्ते में तोशिरो दोनों को पूरी प्लानिंग समझाता है कि वो लोग किस तरह अंदर पहुंचेंगे। तभी मैक्स उससे पूछता है, अंदर आखिर कितने लोग होंगे? तोशिरो जवाब देता है, 2000 से ज्यादा। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, हम सिर्फ 3 लोग हैं, इतने लोगों का सामना कैसे करेंगे? तोशिरो शांत आवाज में कहता है, अगर डर लग रहा है तो अभी वापस जा सकते हो, मैं अकेला चला जाऊंगा। लेकिन दोनों साफ मना कर देते हैं और कहते हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद वो तीनों जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। तभी कुछ गार्ड्स उनकी तरफ आते दिखाई देते हैं। मैक्स और माशो उन पर बिना आवाज किए हमला कर देते हैं। एक आदमी को तोशिरो तुरंत खत्म कर देता है, दूसरे की गर्दन तोड़ देता है और फिर हवा में गोली चलाता है ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि वो आ चुका है। गोली की आवाज सुनते ही पूरे जंगल में हलचल मच जाती है। हर तरफ लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन तोशिरो किसी भूत की तरह पेड़ों के बीच गायब होता रहता है। कभी अचानक पीछे से आता, किसी का सिर फोड़ देता तो कभी चाकू से किसी का गला काट देता। वो जंगल में ऐसे घूम रहा होता है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के बीच घुस गया हो। दूसरी तरफ मैक्स और माशो भी लगातार लड़ाई कर रहे होते हैं। दोनों गोलियां बरसाते हुए दुश्मनों को खत्म करते जा रहे थे। तभी तोशिरो एक भारी हथियार निकालता है और दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। गोलियों की बारिश में कई लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। इसी बीच माशो और मैक्स अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। मैक्स एक दिशा में जाता है और माशो दूसरी तरफ। तभी माशो का सामना जैस्पर से होता है। जैस्पर बेहद तेज थी। वो इतनी फुर्ती से मूव कर रही थी कि माशो उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। वो बिजली की तरह उसके चारों तरफ घूम रही थी। कुछ ही देर में जैस्पर उसे जमीन पर गिरा देती है और तलवार से हमला करना शुरू कर देती है। माशो उसे धक्का देकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लगातार उस पर भारी पड़ रही थी। आखिरकार जैस्पर उसे जोरदार वार करके खत्म कर देती है। उधर तोशिरो पर एक स्नाइपर नजर रख रहा होता है और दूर से उस पर गोली चलाता है, लेकिन तोशिरो तेजी से उसकी तरफ भागता है। स्नाइपर के पास पहुंचते ही 4 लोग और बाहर निकल आते हैं। तोशिरो बिना रुके उन सब पर टूट पड़ता है। वो पेड़ों के बीच इतनी तेजी से मूव करता है कि कोई उसे ठीक से देख भी नहीं पाता। फिर वो चाकू निकालता है और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है, तभी सामने जैस्पर आ जाती है।
वो सोचती है कि तोशिरो के साथ भी वही करेगी जो उसने माशो के साथ किया था। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आती है तोशिरो उसे देखकर कहता है, तुम अभी बच्ची हो, वापस घर चली जाओ। जैस्पर गुस्से में उस पर हमला कर देती है, लेकिन तोशिरो अब भी उसे मारना नहीं चाहता था। जब उसे एहसास होता है कि वो सीधे तरीके से उसे नहीं हरा पाएगी, तब वो अपने शरीर पर बंधा हुआ बम एक्टिव कर देती है। वो सीधे तोशिरो से लिपट जाती है ताकि दोनों साथ में उड़ जाएं। लेकिन आखिरी सेकंड में तोशिरो उसके बम की वायर काट देता है और उसे बेहोश करके वहीं छोड़ देता है। इसके बाद वो और मैक्स आगे बढ़ने लगते हैं। तभी तोशिरो को एहसास होता है कि पीछे से और लोग आ रहे हैं। वो मैक्स से कहता है, तुम आगे बढ़ो, मैं बाद में आता हूँ। फिर वो वापस जंगल की तरफ मुड़ जाता है और दुश्मनों पर घात लगाकर हमला शुरू कर देता है। वो 2 छोटे कुल्हाड़े निकालता है और सीधे दुश्मनों के बीच घुस जाता है। कई लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से मूव करता है कि गोलियां उन्हीं के आदमियों को लगने लगती हैं। जब दुश्मनों को समझ आता है कि बंदूकें उसके खिलाफ काम नहीं कर रही, तो वो सब अपने हथियार फेंककर चाकू और तलवारें निकाल लेते हैं। लेकिन तोशिरो दोनों कुल्हाड़ियों के साथ उन सब पर टूट पड़ता है। हर तरफ सिर्फ हथियारों की टकराने की आवाजें गूंजने लगती हैं। वो एक एक करके सबको काटता चला जाता है। तभी दुश्मनों का एक और बड़ा ग्रोह तोशिरो की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार वो अपना पसंदीदा चाकू निकालता है और उन सब पर टूट पड़ता है। वो इतनी तेजी और बेरहमी से हमला करता है कि कुछ ही सेकंड में पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है। कोई भी उसके सामने नहीं पाता। उन सबको खत्म करने के बाद अचानक उसे अपने पुराने दोस्त एबिस की याद आती है और उनके बीच की दुश्मनी उसके दिमाग में घूमने लगती है। लेकिन वो खुद को संभालता है और बिना रुके सीधे फैंटम के ठिकाने की तरफ बढ़ जाता है। उधर फैंटम सात्सी के साथ बैठा होता है और उसे तोशिरो के बारे में बताने लगता है। वो कहता है, तुम्हारे अंकल इतिहास के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक थे। वो पहले सेना में था, लेकिन बाद में एक किराए का कातिल बन गया। उसे जो भी मिशन दिया जाता था वो उसे पूरा करके ही लौटता था। उसे पैसों से ज्यादा मजा लोगों को मारने में आता था। फैंटम आगे कहता है, उसने बड़े बड़े जजों और सेना के अधिकारियों तक को मार डाला था। मुश्किल मिशन में सिर्फ उसी को भेजा जाता था। इसी वजह से लोग उसे घोस्ट कहते थे। उसी समय तोशिरो और मैक्स आखिरकार ठिकाने के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर घुसते ही अंधेरे में 4 लोग उन पर हमला कर देते हैं। दोनों मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं और फिर सात्सी को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार उन्हें वो कमरा मिल जाता है जहाँ सात्सी बंद थी। जैसे ही सात्सी तोशिरो को देखती है, वो दौड़कर उससे लिपट जाती है। तभी तोशिरो मैक्स से कहता है, इसे यहाँ से लेकर निकलो। सात्सी रोते हुए कहती है, नहीं, हम सब साथ चलेंगे। लेकिन तोशिरो उससे कहता है, अगर तुम यहाँ रुकी तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। अभी तुरंत यहाँ से जाओ, मैं बाद में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो फिर से दुश्मनों को खत्म करने निकल पड़ता है। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे बिना रुके मारता चला जाता। तभी उसके सामने एबिस आ जाता है। एबिस उसे अंधेरे वाले कमरे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है ताकि वहाँ उसे आसानी से मार सके, लेकिन तोशिरो उसकी चाल समझ चुका था। दोनों एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ कंटेनर और मशीनें रखी हुई थी। एबिस मौका देकर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तोशिरो पहले से तैयार था। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे की हर चाल जानते थे। लड़ाई के दौरान एबिस तोशिरो के चेहरे पर चाकू मार देता है। ये देखकर तोशिरो भी अपना चाकू फेंक देता है और कहता है, आजा, अब असली लड़ाई करते हैं। इसके बाद दोनों सिर्फ हाथों से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे। एबिस पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन तोशिरो पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर एबिस अचानक एक चाकू निकालकर तोशिरो के कंधे में घोंप देता है, लेकिन तोशिरो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी सारी पसलियां तोड़ देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वो फैंटम को ढूंढने निकलता है और रास्ते में सात्सी को फोन करके उसकी सलामती का पता करता है। तभी अचानक उसके सामने फैंटम आ जाता है। तोशिरो तुरंत फोन काट देता है। फैंटम मुस्कुराकर कहता है, ये सब सिर्फ एक जाल था ताकि मैं तुम्हें यहाँ तक खींच सकूं, लेकिन अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? तुम पहले से ही बुरी तरह घायल हो और पूरा शरीर खून से भरा हुआ है। तोशिरो अपना चाकू निकालते हुए कहता है, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हें खत्म ना कर दूं। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान फैंटम को काइन की याद आने लगती है और उसे एहसास होता है कि आज उसकी जो हालत हुई है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो खुद है। उसी बीच ज्यादा खून बहने की वजह से तोशिरो बेहोश होने लगता है। फैंटम इस मौके का फायदा उठाता है और चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन आखिरी पल में तोशिरो होश में आ जाता है। वो हमले से बचता है और उसी वक्त फैंटम पर पलटवार कर देता है। कुछ सेकंड बाद फैंटम अपनी गर्दन से बहता खून देखता है और समझ जाता है कि तोशिरो ने उसे उसी पल मार दिया था जब वो बेहोशी की हालत में लग रहा था। फिर फैंटम जमीन पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब सात्सी मैक्स के साथ रह रही है, लेकिन उसी समय कोई दूर से उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। जब कैमरा उसकी तरफ जाता है तब पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि तोशिरो है। वो अभी भी जिंदा था। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।